दोस्तों, नीलम ओझा हिंदी यूपीएससी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम बागी बच्चे क्वेश्चंस के साथ फिर से आए हैं। तो चलिए देखते हैं। 6 से 10 नंबर कह रहा है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो किसका? राज्य के महाधिवक्ता की। तो यह राज्यपाल करेगा क्योंकि राज्य से संबंधित है। राज्यपाल को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल को। राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या राज्य विधानसभा का अध्यक्ष या उसे शपथ नहीं लेनी पड़ती। तो राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलवाएगा। अब आ गया यहाँ कथन और कारण। फिर से 612 नंबर कह रहा है, राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार नहीं है। और अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इसमें से क्या है? पहला सही है और दूसरा गलत है। क्या राज्य विधान परिषद के लिए निर्वाचित कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है? 613 नंबर। अच्छा, कथन कारण एक ही था। तो संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है या ऐसी कोई परंपरा स्थापित नहीं हुई है, या हाँ, यदि उसके दल का राज्य की विधानसभा में बहुमत है। तो यही द नंबर आंसर हो जाएगा। हाँ, यदि उसके दल का राज्य की विधानसभा में बहुमत है। 614 नंबर है, संविधान के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हो सकेंगे? 1 मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री। 1 मुख्यमंत्री और अन्य उतने मंत्री जितने राज्यपाल समय समय पर नियुक्त करे। अगला, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% तक ही या कुल 35 मंत्री। तो इसका हो जाएगा विधानसभा की 100 नंबर, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% तक ही। राज्य की विधानसभा और विधान परिषद की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा है। तो 25 वर्ष विधानसभा के लिए, 35 वर्ष विधान परिषद के लिए, 21 वर्ष विधानसभा के लिए या 30 वर्ष विधान परिषद के लिए। तो यहाँ 25 वर्ष विधानसभा के लिए और 30 वर्ष विधान परिषद के लिए आंसर होगा। आगे देखेंगे। 16 नंबर है, राज्य विधानसभा में कोई धन विधेयक किसकी अनुमति से पेश किया जाता है? विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, राज्य का वित्त मंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल आंसर होगा। क्या किसी राज्य विधानसभा में संविधान संशोधन विधेयक को प्रारंभ किया जा सकता है? नहीं, केवल उक्त राज्य से संबंधित होने पर, या हाँ, या राष्ट्रपति की अनुमति से। तो इसका आंसर होगा नहीं किया जा सकता। अगला है, फिर से कथन और कारण आ गया। 618 नंबर कह रहा है, विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या किसी भी हालत में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। और कारण कह रहा है, विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यह और यह दोनों सही है, बट इसका यह सही कारण नहीं दे पा रहा है। 619 नंबर है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से केंद्र एवं राज्य मंत्रिपरिषद का आकार निम्न सदन के सदस्यों के 15% करने की व्यवस्था की गई है? 91, 92, 93 या 94। तो यहाँ 91 में किया गया है। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के संबंध में कौन सा सुझाव दिया है? पंचायत प्रथा को समाप्त किया जाए, या अनेक गांवों के लिए एक पंचायत की स्थापना की जाए, या जिला परिषद और मंडल पंचायत नामक द्विस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की जाए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हो जाएगा जिला परिषद और मंडल पंचायत नामक द्विस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की जाए। 621 नंबर है, पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन के लिए 1977 में किस समिति का गठन किया गया? 1977 यानी 1977 में डॉक्टर पी.वी. राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति या राजमन्नार समिति। तो अशोक मेहता समिति 1977 में आई थी। प्रायः स्थानीय सरकार अपने अधिकार एवं शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त करती है? राज्य की सरकार से, केंद्र सरकार से, केंद्र या राज्य के कानून द्वारा या संविधान द्वारा। तो यहाँ 3
और 4 आंसर होंगे। केंद्र या राज्य के कानून द्वारा और संविधान द्वारा भी। 623 नंबर है, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज की स्थापना की दिशा में सर्वप्रथम किस समिति या आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रयत्न किए गए? बलवंत राय मेहता समिति या सरकारिया आयोग या प्रशासनिक सुधार आयोग या अशोक मेहता समिति? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रयत्न किए गए थे। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1959, 1952, 1967 या 1977? तो 1959 से माना जाता है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे में कौन सा शामिल नहीं है? जिला परिषद, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या पंचायत समिति? तो ग्राम सभा 2 नंबर आंसर होगा। संविधान के किस भाग में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है? विधायिका के गठन वाले भाग में, नीति निर्देशक तत्वों वाले भाग में, मौलिक अधिकारों वाले भाग में या संविधान की प्रस्तावना में? तो यहाँ क्या होगा? नीति निर्देशक 1 नंबर जो है आंसर होगा, नीति निर्देशक तत्वों वाले भाग में। पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? कह रहा है मध्यवर्ती स्तर, निम्न स्तर, उच्च स्तर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह मध्यवर्ती स्तर है, बिचवा। पंचायती राज व्यवस्था के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? सत्ता का विकेंद्रीकरण, प्रशासन व जनता का सहयोग, सत्ता का केंद्रीकरण या पर्याप्त वित्तीय साधन? तो यहाँ 1, 2 और 4 आंसर हो जाएंगे 3 को छोड़ करके। अगला है 1952 में प्रारंभ किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। मुख्य उद्देश्य क्या था? पिछड़े समुदायों की समस्याओं का समाधान या विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना या छुआछूत का उन्मूलन? तो विकास में 2 नंबर जो है आंसर होगा, विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। पंचायती राज की नई व्यवस्था के अनुसार क्या पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है? नहीं, हाँ, वित्त आयोग की सहमति से या योजना आयोग की सहमति से? तो यहाँ हो जाएगा हाँ। निम्नलिखित का आरोही क्रम कूटों की सहायता से तय कीजिए। मतलब पहले कौन आया? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, LM सिंघवी समिति और PV राव समिति। तो पहले हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, दूसरे में LM सिंघवी समिति, तीसरे में PV राव समिति और चौथा हो जाएगा सबसे फर्स्ट वाला। तो इस हिसाब से कूट देख करके आंसर कर लेंगे। कूट हाँ यहाँ नीचे दिया हुआ है ना। 632 नंबर है, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो 21 वर्ष के आप हो जाएंगे तो पंचायत का चुनाव लड़ सकते हो। पंचायत वित्त आयोग को विषयों पर अपनी सिफारिश देने का कार्य सौंपा गया है पंचायत वित्त आयोग को। ठीक है, तो कह रहा है राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय और उनके बीच विभाज्य कर, शुल्क, पथ कर और फीस के शुद्ध आगमों का राज्य और पंचायतों के बीच वितरण। वे कर, शुल्क और फीस जो पंचायतों को दिए जा सकते हैं या पंचायतों को सहायता अनुदान। तो यहाँ राज्य वाला है ना, हाँ राज्य द्वारा, तो यहाँ तीनों हो जाएंगे आंसर। यानी राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय और उनके बीच विभाज्य कर, शुल्क, पथ कर और फीस के शुद्ध आगमों का राज्य और पंचायतों के बीच वितरण। वे कर, शुल्क और फीस जो पंचायतों को दिए जा सकते हैं, पंचायतों को सहायता अनुदान। अगला है, ग्राम पंचायत को भंग किए जाने के बाद कितने समय के भीतर उसके चुनाव करवाना अनिवार्य है? तो भंग करवाने के 6 महीने बाद, 4 1 वर्ष 6 माह। ठीक है, अगला है 74वें संशोधन के अनुसार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए नगरीय संस्थाओं में कितने स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है? 1/3 स्थान, 1/10 स्थान उनकी जनसंख्या के अनुपात में या राज्य की विधानसभा के समान? तो यहाँ हो जाएगा 100 नंबर आंसर, उनकी जनसंख्या के अनुपात में। अब है सुमेलित कीजिए। कैंटोनमेंट बोर्ड, नोटिफाइड एरिया कमेटी, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो यह जाएगा रक्षा मंत्रालय।
फर्स्ट वाला जाएगा रक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय प्रशासित। और नोटिफाइड एरिया कमेटी नए विकासशील नगरों का प्रशासन। म्यूनिसिपल काउंसिल हो जाएगा छोटे शहरों की जटिल समस्याओं का प्रशासन। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो जाएगा एक निर्वाचित मेयर की अध्यक्षता में प्रशासन। अगला है भारतीय संविधान के निम्न संशोधनों में से किसमें ग्राम पंचायतों में महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 72वां, 73वां, 75वां या 76वां? तो 73वां आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? शाह आयोग, नानावती आयोग, मुखर्जी आयोग या LM सिंघवी आयोग? तो अभी हमने देखा LM सिंघवी आंसर होगा। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में, कहाँ? भारत में ग्राम शासन एक दृष्टांत है स्थानीय स्वशासन का, प्रतिनिधिक मूलक शासन का, जनवादी लोकतंत्र का या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का? तो यह है प्रतिनिधिक मूलक शासन का। 640 नंबर है सन 1952 में जिस सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था उसे तकनीकी सहायता प्राप्त हुई कब? किससे? चीन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, सोवियत संघ से या आयरलैंड से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई थी। संघ राज्य क्षेत्रों का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है? तो 20 सदस्य, 22 सदस्य, 18 सदस्य या 25 सदस्य? तो 20 सदस्य आंसर होगा अ नंबर। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कौन चलाता है? संसद के नियमों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक या भारत सरकार का गृह मंत्री या उस क्षेत्र की विधानसभा मंत्रिपरिषद और उपराज्यपाल या भारत का राष्ट्रपति? तो यहाँ पहला नंबर होगा संसद के नियमों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक और उस क्षेत्र की विधानसभा मंत्रिपरिषद और उपराज्यपाल। दोनों आंसर होंगे 1 और 3। 643 नंबर है किन संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानसभा की व्यवस्था की गई है? तो कह रहा है दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़, दमन व दीव। तो दिल्ली व पांडिचेरी के लिए। किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है? मुख्य आयुक्त। चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन दीव या उपरोक्त और ब? तो चंडीगढ़ हो जाएगा आंसर। और ब ये तो दोनों मिलाया है, द नहीं, केवल अ होगा। जिन संघ राज्य क्षेत्रों की अपनी विधायिका नहीं है उनके लिए विधि निर्माण का कार्य कौन करता है? तो निकटवर्ती राज्य का विधानमंडल या संसद या लोकसभा या राज्यसभा? तो यहाँ संसद ब नंबर जो है आंसर होगा। किस संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति संसद की विधायी शक्ति का अध्यारोहण कर सकती है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप, दमन एवं दीव या उपरोक्त सभी के लिए? तो द नंबर आंसर होगा, यानी उपरोक्त सभी के लिए। निम्न का मिलान कीजिए। न्यायालय बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने का आदेश देता है। यह कौन सा रिट है? मतलब नाम। न्यायालय द्वारा तब जारी किया जाता है जब कोई सार्वजनिक या अर्ध सार्वजनिक वैधानिक प्राधिकारी द्वारा अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह ना किया जा रहा हो। सी नंबर कह रहा है उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है। डी नंबर कह रहा है उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है जो अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर रहा हो। तो डी नंबर तो डायरेक्ट उत्प्रेषण ही है, इसका नाम उत्प्रेषण है। उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है जो अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर रहा हो। सी नंबर है डायरेक्ट एकदम सामने सामने। उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है, क्या? प्रतिषेध कहलाता है। बी नंबर परमादेश है और ए नंबर बंदी प्रत्यक्षीकरण है, यानी समक्ष अदालत के समक्ष उपस्थित करो अपराधी को। पांचवा कह रहा है न्यायालय द्वारा, पांचवा तो यही हो जाएगा, न्यायालय द्वारा सार्वजनिक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है जिसके बारे में यह संशय हो कि उसने कोई भी सार्वजनिक पद अवैधानिक रूप से ग्रहण कर लिया है।
तो इसका नाम अधिकार परीक्षा है, इसे अधिकार परीक्षा कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या असत्य है? सत्य नहीं, असत्य है। राष्ट्रपति किसी संवैधानिक अथवा लोक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर सकता है। ब नंबर है, राज्यपाल भी किसी संवैधानिक या लोक महत्व के प्रश्न पर अपने उच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। या राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर मांगी गई सलाह में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि वह किसी राजनीतिक प्रश्न पर अपना परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। या सर्वोच्च न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषय पर अपनी सलाह दे। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ सर्वोच्च न्यायालय क्या कह रहा है? अच्छा, नंबर नहीं, ब नंबर हो जाएगा, ये वाला नहीं। उफ, मैंने पेन फिर हटा दिया, सॉरी। राज्यपाल भी किसी संवैधानिक या लोक महत्व के प्रश्न पर अपने उच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 124 के अधीन राष्ट्रपति अपनी किस अधिकारिता का प्रयोग करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, या उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करना। तो यहाँ जो ब नंबर है वही आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके कार्यकाल के दौरान उसके पद से कब हटाया जा सकता है? तो ये तो पिछले क्वेश्चन में हुआ है। संसद की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार किसी भी समय उन्हें पदच्युत कर सकता है। तो यहाँ संसद की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा आंसर होगा। अगला कह रहा है, निम्नांकित का मिलान कीजिए। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकेगा। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 222 में है। इतना बड़ा है ना, और फिर पढ़ना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट आंसर साथ साथ में। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, तो यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 215 में। न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच ना किया जाना, तो 2 नंबर का वर्णन है यहाँ 4 में, हाँ, अनुच्छेद 212 में। न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच ना किया जाना, यह तीसरा नंबर चला जाएगा आपका। अच्छा, तीसरा तो हो गया अनुच्छेद 212 में। और जो लास्ट बच गया, उच्चतम न्यायालय में विशेष इजाजत से अपील, तो यह चला जाएगा आपका अनुच्छेद 136 में, यानी 2 में। 652 नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन दिया जाता है गृह मंत्रालय के अनुदान से, भारत की संचित निधि से, संसदीय अनुदान द्वारा, या कानून एवं न्याय मंत्रालय के अनुदान से। तो भारत की संचित निधि से दिया जाता है न्यायाधीशों का वेतन। किसका? सर्वोच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए यह आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय का लगातार 5 वर्ष तक मुख्य न्यायाधीश रहा हो, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 अथवा 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, मतलब वकील, या राष्ट्रपति की राय में वह पारंगत विधिवेता हो। ठीक है, तो यहाँ 2 को छोड़ करके सभी आंसर हो जाएंगे। वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 अधिक, ठीक है। तो और चौथा भी, राष्ट्रपति की राय में वह पारंगत विधिवेता हो। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किस पर भारित होता है? वो सर्वोच्च न्यायालय था और ये उच्च न्यायालय है। तो संबंधित राज्य की संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पर, संबंधित राज्य की संचित निधि और भारत की संचित निधि पर बराबर बराबर, या भारत की आकस्मिकता निधि पर। तो राज्य, यहाँ आंसर, अच्छा आंसर दिया हुआ है, राज्य की संचित निधि पर संबंधित। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के विवाद में दिए गए अपने निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने किस विवाद में उलट दिया? तो कह रहा है, गोपालन बनाम मद्रास राज्य, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, या शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। तो यहाँ हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में पलट दिया था।
नवीन संशोधन के तहत सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कर दी गई है, तो 30 कर दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भिन्न न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या भारत का राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति या संसद के सुझावानुसार राष्ट्रपति। तो यहाँ हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को किन आधारों पर पदच्युत किया जा सकता है, यानी पद से हटाया जा सकता है? असमर्थता, कदाचार, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग तो जानते ही हैं, दोनों हो जाएगा आंसर। संसद द्वारा न्यायाधीशों के विरुद्ध पारित महाभियोग प्रस्ताव के बाद न्यायाधीशों की पदच्युति संबंधी आदेश कौन जारी करता है? तो कह रहा है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा का अध्यक्ष या भारत का महान्यायवादी या राष्ट्रपति। तो यहाँ राष्ट्रपति जो है यही आंसर हो जाए। 60 नंबर है, उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र में कौन से विवाद आते हैं? भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद, या दो से अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद, या मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई विवाद, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ही आंसर हो जाएगा अब। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय या आदेश भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किन न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा? उस न्यायालयों पर, मुंसिफ न्यायालयों पर, जिला न्यायालयों पर, या उपरोक्त सभी पर। तो यहाँ भी हो जाएगा उपरोक्त सभी पर, 1, 2 और 3। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कौन वृद्धि कर सकता है? संसद, स्वयं सर्वोच्च न्यायालय, या राष्ट्रपति, या भारत का महान्यायवादी। तो यहाँ हो जाएगा संसद। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। उस न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? याद है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पद एवं न्यायाधीशों की गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। तो यहाँ हो जाएगा इसका, उस न्यायालय के न्यायाधीशों की कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसके बाद ख नंबर भी राष्ट्रपति में ही जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पद एवं न्यायाधीशों को गोपनीयता की शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति हैं। अगर कोई मिस्टेक हो तो आप लोग जरूर मुझे बताना कमेंट करके। ग नंबर का, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। उस न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ संबंधित राज्यपाल ही दिलवाता है, संबंधित राज्य का। तो क और ख एक में जाएंगे, ग और घ चले जाएंगे, ग और घ जाएंगे 2 में, यानी राज्यपाल में। न्यायिक समीक्षा का अर्थ है संसद न्यायालय को अपना विचार प्रकट करने के लिए कहती है। न्यायालय व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून एवं कार्यपालिका द्वारा जारी अध्यादेशों या आदेशों की संवैधानिकता की जांच करता है। 100 नंबर है, संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम की संवैधानिकता की जांच हेतु राष्ट्रपति उसे न्यायालय को निर्देशित करे। 2 नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की जांच करना। तो यहाँ न्यायालय, ब नंबर जो है, न्यायालय व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानूनों एवं कार्यपालिका द्वारा जारी अध्यादेशों या आदेशों की संवैधानिकता की जांच करता है। 665 नंबर है, न्यायपालिका के कार्यों के संबंध में क्या गलत है? जब न्यायपालिका के कार्यों के संबंध में क्या गलत है? नागरिकों के अधिकारों की रक्षक, संघ और राज्य के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों का समाधान करना, अपराधियों को पकड़ना और उन्हें दंड देना, लेख जारी करना। तो यहाँ हो जाएगा ना, अपराधियों को, न्यायपालिका अपराधियों का पकड़ना और उन्हें दंड देना। अगला है, किस स्थिति में राष्ट्रपति किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श हेतु निर्देशित कर सकता है? जब मंत्रिमंडल ठीक प्रकार से कार्य ना कर रहा हो। दूसरा है, जब आपात की उद्घोषणा करनी हो, जब आपात लोक महत्व का कोई प्रश्न उपस्थित हो, या जब भी राष्ट्रपति इस संदर्भ में आवश्यकता अनुभव करे। तो जब अपार लोकसभा
लोक महत्व का कोई प्रश्न उपस्थित हो। या 67 नंबर है, कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका की नहीं है? वह स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय है, यह संविधान की अंतिम व्याख्या करती है, यह कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था है, या यह एकीकृत व्यवस्था है। तो यह कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था है। संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा उपबंध नहीं किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं वरन अपने सदाचार के रहने तक अपना पद धारण करते हैं। वे साबित कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित एक प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किए जा सकेंगे। उनके वेतन भत्ते उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। या सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात केवल 10 वर्ष तक प्राइवेट प्रैक्टिसिंग कर सकेगा। तो द नंबर जो है यही आंसर होगा। 669 नंबर कह रहा है, उस न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधीन किसके विरुद्ध रिट जारी कर सकता है? सामान्य व्यक्ति, पदाधिकारी, सरकार, या केवल 3 सही है या 1, 2 सही है? तो यहाँ हो जाएगा 1, 2, 3 सही हैं। ठीक है। अगला कह रहा है, न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो कह रहा है राज्यसभा, लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, या राष्ट्रपति जिसमें चाहे प्रस्तुत करवा सकता है। तो संसद के किसी भी सदन में आंसर होगा। संविधान के संबंध में अंतिम न्यायिक अधिकरण है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, प्रशासनिक अधिकरण, केवल 1 सही है, केवल 2 और 1 सही है। तो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कह रहे हैं ना, सर्वोच्च न्यायालय, और मतलब केवल 1 ही सही है, सर्वोच्च न्यायालय, संसद नहीं होगा। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? सही है। उच्च न्यायालय अधिक शक्ति संपन्न है, दोनों के क्षेत्राधिकार समान है, उच्चतम न्यायालय अधिक शक्तिशाली है, या संविधान इस संबंध में मौन है? तो उच्च न्यायालय अधिक शक्ति संपन्न है। अगला है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं है, बाध्य है। इस संबंध में संविधान मौन है, यह राष्ट्रपति के विवेकाधीन कृत्य है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ये 73 है ना, हाँ बाध्य है, उसे लेना पड़ेगा। 674 नंबर कह रहा है, उस न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाए जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 151 अनुच्छेद, 256 अनुच्छेद, 111 या अनुच्छेद 124। तो जो लास्ट है अनुच्छेद 124 में ही किया गया है। 675 नंबर कह रहा है, किस संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? अंडमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, या दिल्ली? तो दिल्ली का ही है। तो दोस्तों ये रहे कुल 675 क्वेश्चन आंसर्स संविधान से संबंधित। अब ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और अब हम अगले नेक्स्ट में देखेंगे कि क्या सब्जेक्ट देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।